वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीजीटी बायोलॉजी के लिए दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जैसे रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड्स। ये दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड हाईलाइट्स पे फोकस करना है। वी हैव टू स्टडी द क्वालिटी कंटेंट। जितना भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सारे की पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। तो प्लीज़ गो थ्रू इट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म में जो दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं दैट इज रिलेटेड टू द ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग में क्या होता है कि जब हम इंस्पिरेशन लेते हैं और एक्सपिरेशन करते हैं तो क्या उसमें पोजीशन रहती है, डायफ्रागम्स की क्या पोजीशन रहती है, मसल्स की क्या वॉल्यूम रहता है, क्या प्रेशर रहता है। तो जब भी हम इंस्पिरेशन करते हैं, हवा को अंदर लेते हैं या ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके हमारा डायफ्रागम क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो जाता है, डोम शेप की उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है तो रिलैक्स हो जाता है, अपनी स्ट्रेट हो जाता है बिल्कुल जब हम इंस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थोरेसिक वॉल्यूम होता है, जो हमारी इंटरकोस्टल हमारी वॉल्यूम होता है, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम होता है, वो बढ़ जाता है, हाई हो जाता है जब हम हवा को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। इसकी वजह जो डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होता है, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू दिस जो वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और जब अंदर का प्रेशर कम होगा और बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो हवा जो होती है वो हायर टू लोअर प्रेशर मूव करती है। तो इसी भी फिनोमिनन पे ये केमिस्ट्री यहाँ पे अप्लाई होती है फॉर द मैकेनिज्म ब्रीथिंग में। तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जब हम हवा अंदर लेते हैं तो डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, थोरेसिक वॉल्यूम क्या करेगा, हाई हो जाएगा, और जिसके कारण प्रेशर अंदर का डिक्रीज करेगा और बाहर से हवा अंदर आएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगा। तो दो मेन इंस्पिरेशन के लिए डायफ्रागम विल कॉन्ट्रैक्ट एंड थोरेसिक वॉल्यूम विल हाई एंड प्रेशर विल डिक्रीज। जब हम हवा बाहर छोड़ते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, तो डायफ्रागम वो रिलैक्स हो जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। जिसके कारण क्या होता है, जो थोरेसिक वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज करता है। जो हमारी चेस्ट का वॉल्यूम जब डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इनसाइड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जब प्रेशर अंदर का ज़्यादा होगा, बाहर का कम होगा, तो हवा जो है वो CO2 जो है वो अंदर से बाहर चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड अ फिनोमिनन। तो एक्सपीरेशन में हमारा डायफ्रागम रिलैक्स करता है, थोरेसिक वॉल्यूम हमारा डिक्रीज करता है, एंड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, हमारा प्रेशर हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो CO2 इस तरीके से बाहर जाती है। अब जो और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे पूछे जाते हैं वो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, जो टोटल अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो हम ब्रीथ लेते हैं, अंदर की साइड लेते हैं अपनी बॉडी में, ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, तो वो कितने की लिमिट है, वो है 2500 से लेकर 3000 तक ml। लिमिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है इसकी यूनिट, इसकी लिमिट कितनी है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 हम बाहर निकालते हैं फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद। तो एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम वो कितना है हमारा, 1000 से लेकर हमारा 1100 ml तक का है। तो यूनिट्स लिमिट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है जो हमारी हवा जो बचती है आफ्टर दैट फोर्सफुल एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन के बाद, जो हमारी अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इनसाइड द लंग्स, स्कॉलर 1100 से 1200 के ml के आसपास होती है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस हमारी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम्स। जो हमारा इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम होता है, सॉरी इसमें मैं आई लगाना भूल गई हूँ, इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम बनाता है वाइटल कैपेसिटी को। इन तीनों को मिलकर बनता है वाइटल कैपेसिटी, जिसकी लिमिट होती है 4000 से 5000 ml तक। उसके बाद आता है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 5000 से लेकर 6000 ml तक। 5000 से लेकर 6000 ml तक का फॉर्मूला होता है टोटल लंग कैपेसिटीज़। एंड इसमें जो फॉर्मूला होता है रिजर्व वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी। तो हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी फॉर्मूला होता है टोटल लंग कैपेसिटी का, जिसकी लिमिट होती है 5000 से लेकर 6000 ml। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज ऑल लिमिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर्मूला TLC क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी बनता है टोटल लंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है। और इसकी यूनिट्स कितनी लिमिट होती है, इसकी 5000 से लेकर 6000 तक की इसकी लिमिट्स होती है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थे दैट्स फ्रॉम द रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म से फॉर PGT बायोलॉजी, नॉट फॉर द PGT बायोलॉजी बट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो, क्योंकि हमारे जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है, चाहे वो हमारा DSSS का हो या KVS है, NVS है, एंड चाहे वो EMRS का तो मैं ये करा ही रही हूँ, बट अदर्स कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज गो थ्रू इट। ये TGT में भी पूछा जाता है बहुत सारे टॉपिक। सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, जितने भी हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं वो कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने शेयर किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ मैं अभी शेयर कर रही हूँ, जो जितने भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं। कार्डियक साइकिल क्या होता है, कार्डियक साइकिल में आता है हमारा एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड जॉइंट सिस्टोल। ये तीन बड़ी चीज़ें आती हैं हमारी कार्डियक साइकिल के अंदर। अब कार्डियक साइकिल क्या होता है, कार्डियक साइकिल में आता है एट्रियल सिस्टोल, जिसमें क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है एट्रिया का। जो एट्रिया इसमें क्या होता है, कंट्रैक्ट करता है।
ये कितने टाइम का होता है, 0.1 सेकेंड का होता है। इसमें क्या होता है, जो एवी वॉल्स होती हैं, एवी वॉल्स मतलब जो ट्राइकस्पिड और हमारी बाइकस्पिड वॉल्स होती हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्स होती है जो हमारी राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है, और बाइकस्पिड वॉल्व होती है जो लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में होती है, उसे बोलते हैं एवी वॉल्स। इसमें एवी वॉल ओपन होती हैं और सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होती हैं। कंट्रैक्शंस ऑफ एट्रिया होता है, कितना टाइमिंग है, ड्यूरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेव्स में क्या हो जाती हैं। अब है वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होता है, हमारी जो 0.3 सेकेंड्स, जो हमारी 0.3 सेकेंड का होता है वेंट्रिकल सिस्टोल्स, इसमें जो एवी वॉल्स होती हैं वो क्लोज होती हैं एंड सेमिलुनर वेल्स इसमें ओपन हो जाते हैं। इसमें अपोजिट हो जाता है, एवी वॉल क्लोज एंड सेमिलुनर वेल्स ओपन। सॉरी, मैंने ये पहले जो एट्रियल सिस्टोल था उसमें मैंने क्लोज लिख दिया, इसे प्लीज़ आप ओपन लिख लें। दैट्स ये यहाँ पे मैंने क्लोज लिख दिया ओपन की जगह। नाउ तो वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड का होता है, एवी वॉल्स में क्लोज होती हैं, सेमिनल वेल्स में ओपन हो जाती हैं। नाउ लास्ट जॉइंट सिस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, बोथ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, और ये कितने सेकंड का होता है टोटल। अगर मैं बोलूँ कि हमारी कार्डियक साइकिल कितने सेकंड की होती है, 0.8 सेकंड की होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 0.4 सेकंड का जॉइंट डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड। तो टोटल हमारा ड्यूरेशन हो गया कार्डियक साइकिल का 0.8 सेकंड। नाउ स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्स बाय द वेंट्रिकल्स पर बीट। पर बीट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप हो रहा है वेंट्रिकल्स के द्वारा पर बीट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीवर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट स्ट्रोक वॉल्यूम। वो होता है 70 ml पर बीट। ठीक है, जो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, जो हमारा होता है टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्स बाय द वेंट्रिकल्स पर जो हमारा बीट होता है, जो पर हमारा साइकिल में चलता है, सॉरी पर हमारा साइकिल जो चलता है उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट्स। तो बीट और साइकिल का प्लीज़ आप इसमें वो रखें, पर उसमें वो उसमें ध्यान रखें। तो 5.25 L होता है हमारा पर मिनट, वो होता है हमारा कार्डियक आउटपुट। नाउ ईसीजी का वेव, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है जिसमें हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हार्ट बीट का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है। इसमें हमारी जो 4 वेव्स होती हैं, पी वेव, QRS वेव्स एंड टी वेव्स। अब इसमें पूछा जाता है कि पी वेव क्या दिखाता है। पी वेव दिखाता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस को। एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो छोटा इनिशियल स्टेज होता है, जब इनिशियल जैसे ही हमारी हार्ट बीट इनिशिएट करती है वो पी वेव के द्वारा दिखाई जाती है। तो इनिशियल हार्ट बीट इज बिन शोन बाय द पी वेव्स, और ये होता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस। फिर आती है QRS, जिसे बोलते हैं वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जो दिखाता है वो दिखाती है QRS वेव। ये मैक्सिमम, ये लार्जेस्ट पीक दिखाती है। जो लार्जेस्ट पीक दिखाया जाता है QRS वेव के द्वारा दिखाया जाता है। लास्ट होती है टी वेव्स, जो वेंट्रिकल्स रिलैक्स, जो वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो वो दिखाई जाती है टी वेव्स के द्वारा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट वेव्स इन ECGs, पी वेव्स, QRS वेव्स एंड टी वेव्स। और पूछा जाता है कि पी वेव्स क्या दिखाती है, एट्रियल कंट्रैक्शंस। QRS वेव क्या दिखाती है, वेंट्रिकल कंट्रैक्शंस। एंड टी वेव्स क्या दिखाती है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स। So these are the important highlights from the body fluids chapters and respiration and high organism chapter for PGT biology, not for the PGT but TGT also, for all the competitive exams like KVS, NVS, GTLSB. And please you go through it, and if you're liking my video, please go through it. Please write down in comments, please share it, because I need your motivations, I need your help, I need your it's a kind of motivation from you. So thank you so much.